नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। चुनाव प्रचार बड़े जोरों पर है। चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अभी से 4 जून के नतीजे पर सबकी नज़र है। उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही। 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान जब ये मैं बात कर रहा हूँ उसके 2 दिन बाद यानी 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है। मैं पिछले 4 चुनाव, ये 5वां चुनाव है, देख रहा हूँ। एक एजेंडा चलाया जाता है, एक नैरेटिव चलाया जाता है कि बीजेपी पहले 2 चरण में साफ हो गई। 2014 में देखा, 2017 में देखा उत्तर प्रदेश विधानसभा, 2019 में देखा लोकसभा चुनाव, फिर 2022 में देखा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, अब 2024 में लोकसभा चुनाव। स्क्रिप्ट एक ही है, बार बार दोहराने वाले उसको वही लोग हैं, वही इकोसिस्टम है, वही लेफ्ट लिबरल बिरादरी है जो मीडिया में भी है, मीडिया के बाहर भी है। उन सब की ओर से आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पर इसी तरह के ट्वीट आपको मिलेंगे, इसी तरह की पोस्ट आपको मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब हो गई है, भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव पर है। देखिए, प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई, देखिए प्रधानमंत्री ने अपने मुद्दे बदल दिए, एजेंडा बदल दिया, नैरेटिव बदल दिया, बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेंसिव पर है। और राहुल गांधी हमेशा की तरह, उनकी आदत है जो है गलत बयानी करने की, कि मोदी डरे हुए हैं। मोदी की आप कोई भी आलोचना कर सकते हैं, मोदी के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी निंदा कर सकते हैं, भर्त्सना कर सकते हैं, मोदी डर नहीं सकते। मोदी को डराने की कोशिश जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस पार्टी की पूरी सरकार और पार्टी की पूरी मशीनरी ने की, हर तरह की जांच की, हर तरह से परेशान करने की कोशिश की, मोदी डिगे नहीं। तो इसलिए मोदी डर जाएंगे, प्रधानमंत्री रहते हुए डर जाएंगे। जब जीत सामने, बड़ी जीत दिखाई दे रही हो, जब 2-2 बार लोकसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत चुके हों, जो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी 1984 के बाद से नहीं कर पाई है। 1984 में भी कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला क्योंकि इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, उसकी सहानुभूति के कारण। तो ये आप देख लीजिए कि 1984 के बाद अगर किसी को इस देश की जनता ने केंद्र में सरकार चलाने के लिए 2-2 बार पूर्ण बहुमत दिया तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। तो आज मैं बात करूंगा राज्यवार, किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं, किस में भारतीय जनता पार्टी की या उसके गठबंधन के साथियों के साथ मिलाकर यानी एनडीए की सीटें घट सकती हैं, और किन राज्यों में यथास्थिति यानी 2019 में जो रिजल्ट आया था लगभग वही रहने वाला है। जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आप समझिए उसमें 2, 4, 5 सीटों का इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा का मेरा जो आकलन है, मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकता, सबका अपना अपना आकलन है। किसने क्या तथ्य जुटाए हैं, किन तथ्यों के आधार पर बात कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। मेरे पास जो तथ्य हैं, मेरी जो राजनीतिक और चुनाव की समझ है, और इस चुनाव के मुद्दों को देखकर, इस चुनाव के प्रचार को देखकर, और ज़मीन से जो गूंज सुनाई दे रही है, जो प्रतिध्वनि आ रही है, उन सब को देखते हुए एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, उसको आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे उन राज्यों की जहां यथास्थिति बरकरार रहने वाली है, जो यानी 2019 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी उतनी ही सीटें फिर जीतने की 2024 में उम्मीद है। इसमें पहला राज्य जिसका नाम लूँगा, जो इस सूची में सबसे बड़ा राज्य है, वो है गुजरात। 26 की 26 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 2014 में भी, 2019 में भी। इस बार भी 26 की 26 जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें उसके विरोधियों को भी शक नहीं है। सवाल सिर्फ जो अब चलाया जा रहा है, जो नया नैरेटिव चल रहा है कि मार्जिन कम हो जाएगा, विक्ट्री मार्जिन जो 2019 में या 2014 में मिला था वो कम हो सकता है। उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। चुनाव में असली मतलब होता है कौन जीता कौन हारा, 1 वोट से जीता कि 1 लाख से जीता कि 10 लाख से जीता। ये सब केवल जो है आंकड़े हैं, तो जो किताबों में जाते हैं, जो नतीजा है वही मायने रखता है, वही मतलब रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 की 26 सीटें तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है, 26 सीटें जीतने का 26 में से। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, जहां भी हाल ही में जो है 3/4 बहुमत मिला है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। 2018 का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी,
उसके बाद 2019 में, कुछ महीने बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीती थी। लोकसभा की 29 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29, उसमें से 28 जीती थी। मेरा मानना है कि इस बार भी 28 जीतेगी। जो सीट मैं माइनस करके चल रहा हूँ वो छिंदवाड़ा की है। छिंदवाड़ा में हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी कड़ा मुकाबला कर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि छिंदवाड़ा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी, इसलिए यथास्थिति वाले कोटे में मध्य प्रदेश को रखा है। फिर कुछ राज्य हैं जिनके बारे में जो है चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ा स्पष्ट है मामला। वन वे है, एक तरफा लड़ाई थी, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसी में हरियाणा भी आता है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, बीजेपी 10 की 10 जीती थी, इस बार भी 10 की 10 जीतने जा रही है। जो गठबंधन टूटा है दुष्यंत चौटाला से, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 10 सीटें फिर मिलने जा रही हैं 2019 की तरह से। अब इसके बाद जो है बड़े बड़े राज्यों में, जो राज्य जो श्रेणी में है, इस कैटेगरी में है, वो है असम। असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथ ही मिलाकर पिछली बार 12 सीटें जीते थे, इस बार भी 12 सीटें जीतने जा रहे हैं। हालांकि दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि हम 13 सीटें भी जीत सकते हैं, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि 12 सीटें जो है वो असम में 14 में से जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दल। इसी तरह से त्रिपुरा में 2 सीटें हैं लोकसभा की, दोनों जीती थी पिछली बार, इस बार भी दोनों जीत रही है। त्रिपुरा मोथा से उसका अलायंस हो गया है, ये एडिशनल बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये ट्राइबल पार्टी है जिसका बड़ा जनाधार है, ये प्रदेश की नंबर 2 की पार्टी है विधानसभा में, तो इससे इसकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों से बहुत आगे है। बीजेपी और त्रिपुरा मोथा का अलायंस हो गया है, तो पूरा मैदान जो है इन दोनों अलायंस पार्टनर्स का है। तो त्रिपुरा मोथा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही, दोनों सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, तो दोनों सीटें जीतेगी। 2 सीटें हैं गोवा में लोकसभा की, पिछले चुनाव में 1 सीट कांग्रेस जीती थी, 1 बीजेपी जीती थी। मुझे लगता है कि इस बार भी नतीजा वही रहने वाला है, 1 सीट कांग्रेस को फिर मिल सकती है। मणिपुर और अरुणाचल की दोनों सीटें बीजेपी जीती थी पिछली बार, दोनों सीटें इस बार भी जीतने की पूरी संभावना है। तो यथास्थिति मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी बनी रहेगी। इसके अलावा दिल्ली, राजधानी, देश की राजधानी, 2014 और 2019 दोनों में भारतीय जनता पार्टी 7 में से 7 सीटें जीती थी, जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 यानी 67 सीटें मिली थी आउट ऑफ 70। इसके बावजूद जो है 2019 में आम आदमी पार्टी 7 सीटें हार गई थी, 14 में तो हारी ही थी। 14 में इसलिए विशेष उल्लेख करना जरूरी है कि 14 में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, उतना ऊपर वो लोकप्रियता में कभी गए नहीं। पूरा देश उनकी ओर बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा था। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे, फिर भी दिल्ली के लोगों ने 1 सीट लायक भी आम आदमी पार्टी को नहीं समझा और ये हैट्रिक लगने जा रही है। दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में विभाजन से पहले जो है, यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, तब कुल लोकसभा की 6 सीटें थी, 3 बीजेपी जीती थी और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी। मुझे लगता है इस बार भी वो संख्या वही रहने वाली है। जम्मू की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 1 सीट लद्दाख की जीतेगी और घाटी की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत सकती है, हालांकि वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। कुछ नए राजनीतिक समीकरण और कुछ नए राजनीतिक दलों का उभार हुआ है अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, और उसके बाद परिसीमन भी हुआ है चुनाव क्षेत्रों का। निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन हुआ है, जो नए वोटर बने हैं, उनके कारण ये संभव है कि 3 की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस न जीत पाए। लेकिन बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है यथास्थिति बनी रहेगी। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सीटें घट सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में 25 की 25 जीती थी, 24+1। हनुमान बेनीवाल जो है उनको समर्थन प्राप्त था भारतीय जनता पार्टी का। इस बार ये आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हार सकती है, तो 25 में से उसको 23 ही मिल सकती हैं। ऐसी इस बात की बड़ी प्रबल
संभावना है। ये 23 का 22 भी हो सकता है और 23 का 24 भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सीट कम होने जा रही है, ये बड़ा स्पष्ट है। दूसरा राज्य है जहां एनडीए है। अब 2 राज्यों की बात करूंगा जहां एनडीए है, जहां सीटें घटने की आशंका है। एक है बिहार, 40 में से 39 आउट ऑफ 40 सीट्स जो है एनडीए जीता था 2019 में। तब भी नीतीश कुमार साथ थे, अब भी नीतीश कुमार साथ हैं। तब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 2019 में साथ नहीं थे, इस बार साथ हैं। और चिराग पासवान, रामविलास पासवान थे उस समय, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बेटे चिराग पासवान उनकी पार्टी को चला रहे हैं। चिराग पासवान जो है एनडीए में शामिल हैं। लेकिन इस चुनाव में, इस गठबंधन में जेडीयू कमज़ोर कड़ी है। जेडीयू 16 सीटों पर लड़ रही है और ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 सीटें जेडीयू हार सकती है। जेडीयू ने अपने ज़्यादातर पुराने कैंडिडेट जो है उनको फिर से टिकट दिया है, जो उनके सिटिंग एमपी थे, इस डर से कि असंतोष न भड़के उस चक्कर में, और उसके अलावा नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के कारण ये लग रहा है कि बिहार में सीटें कम हो सकती हैं जेडीयू की। बीजेपी की कम नहीं होने जा रही है, जो गठबंधन के साथी दल हैं उनकी भी कम नहीं होने जा रही है। 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, 1 सीट पर जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं और 5 सीटों पर जो है वो चिराग पासवान लड़ रहे हैं। ऐसे में देखिए, बिहार के बारे में बहुत विश्वास के साथ मैं नहीं कह सकता कि ये सीटें घट ही जाएंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी और इस चुनाव में भी, हालांकि पूरे देश में यही स्थिति है, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा था। अगर नीतीश कुमार का चेहरा लोगों के सामने आएगा तो सीट घट सकती है, नरेंद्र मोदी का ही चेहरा रहेगा तो सीटें नहीं घटेंगी। लेकिन ये हम मानकर चल रहे हैं कि 3 से 4 सीटें जो है बिहार से घट सकती हैं एनडीए की। सबसे मुश्किल राज्य जिसके बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और मुझे जो है कोई स्पष्टता नहीं नज़र आ रही है अब भी, दूसरा चरण का चुनाव हो जाने के बाद भी, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, 48 लोकसभा सीट्स हैं। बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स मिलाकर 41 सीटें जीते थे पिछले चुनाव में, यानी 2019 के चुनाव में। उस बार बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी थी, 23 जीती थी, और शिवसेना उसकी पार्टनर थी, अलायंस पार्टनर थी, 23 सीटों पर लड़ी थी, 18 सीटें जीती थी। इस बार शिवसेना अलग है, शिवसेना का एक धड़ा एकनाथ शिंदे का, मतलब असली शिवसेना वो हो गई है, वो साथ में है, प्लस एनसीपी का असली धड़ा जो है, बड़ा धड़ा जो अजीत पवार के नेतृत्व वाला है, वो है साथ में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन वोट इन दोनों पार्टियों में जो टूट हुई है, उसके बाद वोट किसके पास है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। नेता तो इन दोनों पार्टियों के साथ हैं जो थे पुरानी पार्टी में, ओरिजिनल पार्टी में, उसके नेता तो एनसीपी के ज़्यादातर नेता अजीत पवार के साथ हैं, और शिवसेना के ज़्यादातर नेता और बल्कि कहें सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन वोट किसके पास है ये समझना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी इस बार 30 सीटों पर लड़ रही है, तो ये आप मान कर चलिए कि बीजेपी की अपनी सीटें बढ़ने जा रही हैं, वो 23 से ज़्यादा जीतने जा रही है। लेकिन यही बात मैं इतने ही विश्वास के साथ अलायंस के बारे में या एनडीए के बारे में नहीं कह सकता। हो सकता है महाराष्ट्र में 4 से 5 सीटें एनडीए की घट जाए, बीजेपी की बढ़ जाए, और एनडीए के पार्टनर्स की, बल्कि एनडीए नहीं कहना चाहिए, एनडीए के पार्टनर्स की घट जाए। तो इस बात की आशंका पूरी बनी हुई है, क्योंकि अभी तक स्पष्टता नहीं है कि ज़मीन पर वोट किसके साथ जा रहा है। शरद पवार की ताकत कितनी बची है, कांग्रेस में क्या बच गया है, उद्धव ठाकरे की एक तरह से अग्नि परीक्षा है, उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। तो वो कितने सफल होंगे नहीं होंगे ये चुनाव का नतीजा बताएगा। लेकिन अभी कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गडमड है। स्पष्टता है तो केवल इतनी कि बीजेपी जिन सीटों पर लड़ रही है उनमें से ज़्यादातर जीतेगी। अगला राज्य है इस कड़ी में कर्नाटक। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें हैं कुल कर्नाटक में लोकसभा की, उसमें 25 + 1 25 सीटें खुद जीती थी, एक निर्दलीय को समर्थन दिया था, सुमालता वो जीती थी, वो कन्नड़ अभिनेता जो अम्बरीश जो हैं उनकी पत्नी हैं वो जीती थी। इस बार उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, वो बीजेपी में शामिल हो गई थी, टिकट नहीं दिया। वो सीट जो है मंड्या की सीट वो जेडीएस के कोटे में चली गई।
जेडीएस से और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, तो ये माना जा रहा है वोकालिगा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा पहले से ज़्यादा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार है और डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा चुनाव में जीत में एक बड़ा फैक्टर उनका नेतृत्व था। ये हवा थी, ये माना जा रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, इसलिए वोकालिगा समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। इस बार वैसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन बीजेपी की 2 से 3 सीटें यहाँ पर घट सकती हैं। यानी जो 28 कुल सीटें हैं उनमें से जेडीएस और बीजेपी को मिलाकर हो सकता है 24 पर आ जाए संख्या, और 4 सीटें एनडीए की घट जाएं। अब बात करते हैं जिन राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली हैं। उनमें 2 बड़े राज्य। पहला सबसे बड़ा राज्य देश का उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं 80, और उसके अलावा दूसरा राज्य जहां लोकसभा की 42 यानी 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल। इन दोनों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था, एनडीए जो था, पिछली बार 62 + 2 64 सीटें जीता था। इस बार जो अलायंस और बड़ा हो गया है, निषाद पार्टी भी है साथ में, उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी साथ में है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी तो पहले से ही साथ में थी, पिछले चुनाव में भी थी, 2014 में भी थी। तो अलायंस पार्टनर्स को मिलाकर एनडीए की 78 तक सीटें आ सकती हैं 80 में से। 14 सीटों का एनडीए को, भाजपा और एनडीए को फ़ायदा हो सकता है उत्तर प्रदेश में। इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है। तो उत्तर प्रदेश में आप ये मान सकते हैं कि एक तरह से बीजेपी की आंधी चल रही है। एक राज्य है जहां यथास्थिति है, जहां पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं, जाहिर है वहां तो आंधी चल ही रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार यानी 2019 में सबसे कठिन चुनाव था, सबसे कठिन राज्य था, जहां सपा बसपा आरएलडी का अलायंस हो गया था और लग रहा था कि बीजेपी की सीटें 30 से 40 भी घट सकती हैं, वहां बीजेपी जो है अपनी किश्ती जो वो तूफान से निकाल कर ले गई। इस बार उसका रास्ता ज़्यादा आसान है। एक तो सपा बसपा का अलायंस नहीं है, आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है, गठबंधन में है, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी पहले से 2019 की तुलना में बहुत कमज़ोर हुई है। बसपा पहले ही कमज़ोर हो चुकी है, विधानसभा चुनाव के समय से ही दिख रहा है। सिर्फ 403 में से 1 सीट बसपा को मिली थी विधानसभा चुनाव में 2022 के। पिछले 2019 के चुनाव में अलायंस के कारण बसपा को 10 सीटें मिली थी, इस बार 1 भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा ना कहें, 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा होने जा रहा है। उस लगभग बराबर का फ़ायदा होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। ज़मीन पर जो ज़मीन से खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में 18 सीटें जीती थी 42 में से। इस बार जो है 32 तक जा सकती है उसकी टैली, और 32 सीटें जीतती है तो यानी 14 सीटें जो है बीजेपी की बढ़ सकती हैं, 18 से 32 हो सकती है सीटें। वहाँ ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पर है। ममता बनर्जी की सरकार बहुत ही ज़्यादा अलोकप्रिय हो चुकी है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है, तमाम तरह की जांच चल रही है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसकी जांच न चल रही हो, और ये सब जांच जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चल रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जो 2021 के विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाई थी, नंबर 1 पार्टी नहीं बन पाई थी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बनने जा रही है। अगला राज्य छत्तीसगढ़, जहां सीटें बढ़ने जा रही हैं। पिछली बार 11 में से 9 मिली थी, कुल 11 सीटें हैं, 9 मिली थी, इस बार 11 की 11 मिलेगी। भारी बहुमत से जो है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जो आदिवासी समाज था उसका जो समर्थन कम हुआ था 2018 में, वो फिर से और ज़्यादा बढ़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीटें जीत सकती है, यानी कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया कर सकती है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में लड़ाई सीधी सीधी बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की 21 में से 8 सीटें मिली थी।
इस बार ये संख्या बढ़कर 14 तक जा सकती है। बीजू जनता दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है, इसलिए नवीन पटनायक चाहते थे कि चुनाव में गठबंधन हो जाए भाजपा और बीजेडी के बीच में। चूँकि उड़ीसा में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ हो रहा है, इसलिए उनको लग रहा था कि इसका उनको ज़्यादा फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा और वो चाहते थे कि वो छठी बार मुख्यमंत्री बने, इसका रास्ता साफ हो जाए। उस गठबंधन से वो रास्ता साफ हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय इकाई, राज्य इकाई थी, उसका कहना था कि हम अकेले सरकार बनाने की हालत में आ सकते हैं, लोकसभा में हमारी सीटें बहुत बढ़ने जा रही हैं, इसलिए इस अलायंस का हमको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने अलायंस के खिलाफ फैसला लिया और अलायंस नहीं हुआ है। 21 में से 14 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 0 सीट मिली थी, यानी एक भी नहीं मिली थी। इस बार टीडीपी और जनसेना से अलायंस है, तीनों पार्टियों का अलायंस है और तीनों पार्टियों की लहर चल रही है आंध्र प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें मिली हैं उसमें 5 सीटें मिली हैं, 4 सीटें, 3 या 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में जीत सकती है। इसी तरह से तेलंगाना पर आ जाइए। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, 17 लोकसभा सीट्स हैं। वहाँ बीजेपी को पिछली बार 4 सीटें मिली थी। इस बार लड़ाई सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। बीआरएस बीच में जो है वो स्क्वीज हो गई है, बीआरएस हाशिए पर चली गई है। वैसे भी ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी, तो लोकसभा चुनाव में उसकी हालत और ख़राब होने वाली है। ये लड़ाई सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। दोनों पार्टियों की सीटें बढ़ेंगी। कांग्रेस को पिछली बार 3 सीट मिली थी, भाजपा को 4 मिली थी। भाजपा इस बार डबल डिजिट तक पहुंच सकती है, यानी 10 तक पहुंच सकती है, इसकी संभावना है। लोकसभा चुनाव में विधानसभा की तुलना में भाजपा की स्थिति कांग्रेस की तुलना में बेहतर नजर आ रही है। दक्षिण के 2 राज्यों की और बात कर लें, तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु में भाजपा का रिजल्ट वोट शेयर और सीट दोनों के मामले में आश्चर्यजनक रूप से बहुत बढ़ा हुआ आ सकता है। बहुत मेहनत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और मैंने आपको बताया था कि जैसे 1989 में मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को, उसी तरह का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 से 10 सीटों पर लड़ाई में है और उसका गठबंधन जो है वो 5 से 6 सीटें जीतने की स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं। पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी, तो एक भी मिलेगी तो 100% इंक्रीज है। तो इस दृष्टि से भी देखिए तो सीटें बढ़ने ही वाली हैं। केरल में कम से कम 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट में है और सीधी लड़ाई में है। इसमें से 2 या 3 सीटों पर उसको विजय मिल सकती है, उसको जीत मिल सकती है। तो केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। हालांकि वहाँ की डेमोग्राफी जैसी है, उसको देखते हुए कोई प्रेडिक्शन करना कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल ही जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसी संभावना जितने साल से, मतलब आज़ादी के बाद से, जब से बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ रही है, ये पहला चुनाव है जहाँ बीजेपी के लोकसभा सीट जीतने की संभावना सबसे प्रबल दिखाई दे रही है। अब आखिरी राज्य पंजाब की बात करें। पंजाब की पूरी राजनीति बदल गई है। एक तो पंजाब में पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और भाजपा, इन 4 के बीच में लड़ाई हो रही है। सभी पार्टियों की, बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों की स्थिति खराब हुई है। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से उसकी स्थिति, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से उसकी स्थिति खराब हुई है। उसका एकमात्र लोकसभा सदस्य जो है वो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया। कांग्रेस से मैंने एक वीडियो में कहा था कि पंजाब में नई भाजपा जो है वो पुरानी कांग्रेस है। कांग्रेस से जैसे भगदड़ मची हुई है और भाजपा में के ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं, जो तगड़े उम्मीदवार लग रहे हैं, जो लग रहा है कि कंटेस्ट में है, लड़ाई में है, वो ज़्यादातर जो है कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार हैं। और आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा बहुमत होते हुए भी उसको कम इसलिए आंक रहा हूँ कि पंजाब के लोग हों या दिल्ली के लोग, विधानसभा चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करते हैं, लोकसभा चुनाव के मामले में नहीं करते हैं। 2014 में 13 में से 4 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को, 2019 में वो घटकर 1 रह गई।
वो भी बाई इलेक्शन में हार गए थे संगरूर की सीट, जो मुख्यमंत्री की सीट थी, लेकिन दूसरे बाई इलेक्शन में जो है एक सीट जीत गए थे। अब वो भी एमपी जो है इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार यहाँ से 2 सीटें मिली थी, इस बार 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना नज़र आ रही है। मिलेगी कि नहीं ये निर्भर करता है कि कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती है। कांग्रेस अपना किला जो है, कम से कम लोकसभा का, कांग्रेस को पिछले चुनाव में 8 सीटें मिली थी, तो उसको बचाने की कितनी कोशिश करती है, कितनी ताकत लगाती है। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या पंजाब के लोगों का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से नज़रिया बदलता है क्या, इन फैक्टर्स के आधार पर ही तय होगा कि पंजाब का नतीजा क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो कुल जो मोटा मोटा जोड़ा है हमने, भारतीय जनता पार्टी की लगभग 57 सीटें बढ़ रही हैं, 8 या 9 सीटें घटने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। सबको देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 345 से 350 तक अकेले पहुंच सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, और एनडीए जो है वो 380 के पार जा सकता है। 400 पहुंचेगा कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है, कैंपेन बाकी है, प्रधानमंत्री की अपील बाकी है। उन सब का कुल मिलाकर कितना असर होता है, मतदान कितना होता है, किसका मतदाता ज़्यादा निकलता है, ये सब तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी 400 के आसपास, एनडीए यानी 400 के आसपास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अभी वो लक्ष्य दूर नज़र आ रहा है, लेकिन चुनाव के बारे में जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए अगले 5 चरणों का। बीच में एक बार फिर इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या स्थिति बदल रही है, अगले 5 चरणों में क्या बदलाव आ रहा है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।